आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपने इस चैप्टर के अंदर एक और नया टॉपिक का नाम है द ईयर्स ऑफ डिप्रेशन। इसका मतलब है कि इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं जर्मनी के अंदर एक और बुरे वक्त के बारे में, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि जर्मनी के अंदर कितना भयंकर स्थिति बन गया था। अब वो भयंकर स्थिति किस चीज़ का था इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन इस टॉपिक में आने से पहले ना थोड़ा सा हम लोग 2-3 मिनट समय लेकर पिछले वाले क्लास का कुछ चीज़ें रिवाइज कर लेते हैं, तब इसमें आएंगे तो आपको चीज़ें आपस में कनेक्ट होते हुए नजर आएंगी। ठीक है, तो जैसे पिछले वाले क्लास में हमने क्या पढ़ा था, थोड़ा सा उसको हम लोग फटाक से रिवाइज करते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। हमारा पिछले वाले क्लास में जो टॉपिक था वो था पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। इसमें बेसिकली हम लोगों ने पॉलिटिकल रेडिकलिज्म के बारे में बात किया था और इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में बात किया था। सबसे पहले इसमें देखा जाए तो हम लोगों ने ये देखा था इस टॉपिक में कि वेमार रिपब्लिक को उसके ही लोग पसंद नहीं कर रहे थे, है ना। और पसंद क्यों नहीं कर रहे थे, इसके पीछे हमने रीजन दिया था ये कि जो हमारा ट्रीटी ऑफ वर्सेल हुआ था, यानी कि वो जो समझौता हुआ था अलाइड पावर और वेमार रिपब्लिक के बीच में, उसमें ना वेमार रिपब्लिक अपने कंट्री को बचा नहीं पाया, बल्कि कुछ भी वो नहीं कर पाया। यदि थोड़ा सा वो हरकत दिखाता अपना या फिर थोड़ा सा कुछ भी बातचीत करता तो जर्मनी लुटने से बच सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया अलाइड पावर के सामने और जाके चुपचाप सरेंडर कर दिया। तो जिसके वजह से जर्मनी का लगभग सारा संपत्ति किसके हाथ में चला गया था, अलाइड पावर के हाथ में चला गया था। ये हम लोग देख चुके थे, है ना। अब चूंकि यहाँ पे सवाल ये है कि उसके ही लोगों ने वेमार रिपब्लिक को क्यों नहीं वेलकम किया, तो रीजन यही है हमारा, सिंपल रीजन क्या है कि इन्होंने कुछ भी अपने जर्मनी को बचाने के लिए हरकत नहीं दिखाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपने ये चीज एकदम साफ साफ देख लिया था कि जर्मनी के ही लोग वेमार रिपब्लिक के अगेंस्ट हो गए थे। ठीक है, ये भी हम लोग देख चुके थे। उसके बाद हमने यहाँ पे एक बात और देखा था कि जो भी वेमार रिपब्लिक के अगेंस्ट में थे, एक तरीके से वो क्या थे, अपोनेंट थे। अपोनेंट मतलब उसके विरोधी में थे वो। इन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया था, उस ग्रुप का नाम इन्होंने क्या दिया था, स्पार्टिस्ट लीग दिया था। और बाद में इसी ग्रुप को यानी कि स्पार्टिस्ट लीग को बाद में क्या कहा जाता है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी कहा जाता है। ठीक है, आगे। और ये लोग किस प्रकार से जर्मनी में बदलाव चाहते हैं, यानी कि ये सारे लोग जो अपोनेंट हैं, जो विरोधी हैं किसका, वेमार रिपब्लिक के विरोधी हैं, ये लोग जर्मनी में ठीक उसी प्रकार का बदलाव चाहते हैं जिस प्रकार का बदलाव रसिया में हुआ था। रसिया में क्या हुआ था, वहां के लोगों ने एक पार्टी बनाया था, बोल्शेविक पार्टी। और बोल्शेविक पार्टी ने क्या किया था, वहां के राजा को अपने सिंहासन को छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था पूरी तरीके से, और वहां पे डेमोक्रेसी आ गया था। तो ठीक इसी प्रकार का सिस्टम जर्मनी के लोग भी अपने यहाँ पे चाहते हैं। ठीक है, ये भी हम लोग देख चुके थे। उसके बाद हाँ, इसके बाद फिर हम लोगों ने ये देखा था कि स्पार्टिस्ट लीग और वेमार रिपब्लिक दोनों एक दूसरे का कट्टर दुश्मन हो गया था। दोनों एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करता था, दोनों एक दूसरे को मारने पीटने के लिए षड्यंत्र रचाता था कि हाँ हमको ये करना है वो करना है, इसको चुप कर देना है। इस प्रकार से कहने का मतलब यहाँ पे है कि दोनों एक दूसरे को क्रश करने के लिए पूरी तरीके से आतुर था, मतलब कि हम इसको खत्म कर देंगे। वेमार रिपब्लिक चाहता था स्पार्टिस्ट लीग को खत्म कर दिया जाए, और स्पार्टिस्ट लीग चाहता था कि वेमार रिपब्लिक को खत्म कर दिया जाए। यानी कि जर्मनी के ही दोनों लोग हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे का कट्टर दुश्मन बन गया था। ठीक है, और इसी चीज का फायदा किसको दिखा, हिटलर को दिखा। हिटलर इस समय पे आ चुका था। हिटलर का मतलब यहाँ पे रोल दिखने को मिलेगा अब आपको, अब आगे मिलेगा। लेकिन ये सब चीज हिटलर बाहर से ही क्या कर रहा था, बैठ के सब चीज ऑब्जर्व कर रहा था। अब हिटलर को लगने लग गया था कि इन सब के बस का बात नहीं है जर्मनी को चलाना, ये सब जर्मनी को चला नहीं सकता है। और एक टॉपिक हम लोग अभी आज पढ़ेंगे द ईयर्स ऑफ डिप्रेशन के बाद फिर हम लोग चलेंगे कि आखिर हिटलर पावर में कैसे आता है। लेकिन आने का जो पूरा बैकग्राउंड है वो यही सब है, यही सब माहौल एक तरीके से हिटलर के लिए क्रिएट हुआ, तब वो जाकर जर्मनी के अंदर आ पाया और अपना पावर बना पाया। तो एक कारण हमारा यहाँ पे ये भी है कि जर्मनी पावर में कैसे आया। याद रखिएगा कि जर्मनी जब मतलब हिटलर जब जर्मनी में पावर में आया तो उसके पीछे का पहला रीजन क्या था, पहला रीजन ये था कि ना ही स्पार्टिस्ट लीग जर्मनी को अच्छे से चला पा रहा था और ना ही वेमार रिपब्लिक चला पा रहा था। तो इस मौका का फायदा उठा लिया हिटलर ने। ठीक है, लेकिन इसके पीछे का कहानी हम लोग और समझेंगे कि आखिर हिटलर आया कैसे, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा था इकोनॉमिक क्राइसिस, यानी कि इस टॉपिक में हम लोग मतलब ये टॉपिक तो नहीं है लेकिन हम लोगों ने अपने से इसको क्रिएट किया था। इसमें देखा था कि जर्मनी के अंदर बड़ा भयंकर स्थिति आ गया था। प्राइस जो है ना अनाजों का बहुत बढ़ गया था, और जो मनी का वैल्यू था यानी कि जो पैसे का वैल्यू था जर्मन मार्क का, जो कि उसका करेंसी था जर्मनी का, उसका वैल्यू बहुत ही घट गया था। लोग ठेले में भर भर के पैसा लेके जा रहे हैं नोट, तब जाकर उसको एक ब्रेड का पैकेट मिल रहा है।
ये दो ही चीज़ को दर्शा रहा है। पहला ये दर्शा रहा है कि अनाज का प्राइस बहुत बढ़ गया है, दूसरा ये दर्शा रहा है कि जर्मन मार्क का वैल्यू बहुत ज़्यादा घट गया है। हमने देखा था कि $1 के बदले कितना मार्क आपको देना पड़ता था। सबसे पहले तो 24,000, फिर बाद में हो गया 3,53,000, फिर अगस्त में हो गया 46,21,000 और दिसंबर में हो गया 9,88,60,000। और ये फिगर यहाँ तक केवल नहीं रुका बल्कि ये ट्रिलियन तक पहुँच गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज़ हम लोगों को देखने को मिला था और इसी सिचुएशन को हम लोगों ने क्या कहा था, जर्मनी के अंदर हाइपर इन्फ्लेशन कहा था। देखो हमने बताया था आपको दो वर्ड, एक इन्फ्लेशन और एक हाइपर इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का सिंपल सा मतलब होता है महंगाई, ठीक है। लेकिन जब महंगाई सर से पार हो जाए, यानी कि बर्दाश्त के बाहर हो जाए, कोई आदमी अपना पेट पाल ही नहीं पा रहा है, यानी कि हर चीज़ का प्राइस जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उस सिचुएशन को हम लोग कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। तो ये कुछ ऐसे चीज़ें थे जिनको जिन्होंने जर्मनी को पूरी तरीके से खोखला कर दिया था अंदर से। अब देखो हमने आपको एक बात बताया था कि जब वॉर हमारा चालू नहीं हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हमारा जब चालू नहीं हुआ था, तो उससे पहले जर्मनी हमारा बहुत अच्छा कंट्री था, बहुत अमीर था, मतलब उसके पास किसी चीज़ का कोई कमी नहीं था। लेकिन जब से ये युद्ध में गया है और युद्ध के बाद ये पूरी तरीके से क्या हो चुका है, कंगाल हो चुका है। और हमने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि कौन कौन से लोगों ने इसका क्या क्या ले लिया। कोई कोयले का खदान ले रहा है, कोई गोल्ड का खदान ले रहा है, कोई आयरन का खदान ले रहा है, यानी कि। और सबसे बड़ी बात तो इसके ऊपर 6 बिलियन था ना, शायद 6 बिलियन पाउंड का इसके ऊपर कर्ज भी लगा दिया था। तो एक तरीके से जर्मनी जो पहले बहुत बड़ा पावरफुल कंट्री हुआ करता था, धीरे धीरे कमजोर हो गया था। ठीक है, यहां तक हम लोग जान चुके हैं। एक टॉपिक हम लोग आज और पढ़ेंगे जिसका नाम होगा द ईयर्स ऑफ डिप्रेशन। इसके बाद फिर हम आपको लेकर चलेंगे हिटलर पे कि आखिर हिटलर इन सब मौका का फायदा कैसे उठाता है और जर्मनी में उसका एंट्री कैसे होता है। ठीक है, चलिए एक बात हमने आपको एक बात और बताया था कि जर्मनी तो पहला बात बड़ा बदहाली के सिचुएशन से गुजर रहा था, पहला बात ये। दूसरा बात ये कि हमने आपको यही बताया था कि जर्मनी के ऊपर ना थोड़ा सा तरस आ गया था यूएसए को, है ना। हालांकि याद रखिएगा यूएसए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इसका अपोनेंट टीम में था, लेकिन इसका इतना गंदा हाल हो गया था कि यूएसए को देखा नहीं गया, यानी कि उसको दया आ गया एक तरीके से जर्मनी के ऊपर। तो यूएसए ने क्या किया, जर्मनी को थोड़ा सा सपोर्ट किया था। सपोर्ट दो तरीके से किया था। पहला तो ये कि थोड़ा सा लोन दे दिया जर्मनी को कि भैया तुम पैसा ले लो, अपना इकोनॉमी तुम सुधारो और तुम्हारे कंट्री में जो बर्बादी हुआ है उसको तुम ठीक करो, पहला ये। दूसरा, यूएसए ने जर्मनी के अंदर बहुत सारे फैक्ट्री खोले थे ताकि जर्मनी के लोगों को क्या मिल सके, रोजगार मिल सके और जर्मनी क्या हो सके, आगे बढ़ सके। तो यहाँ पे ना आपको यूएसए का एक तरीके से बड़प्पन दिख रहा होगा कि दोनों विरोधी टीम था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, लेकिन इसके बावजूद जर्मनी का यूएसए ने मदद किया। और मदद किसके थ्रू किया था, डॉश प्लान के थ्रू, यानी कि एक प्लान बनाया था कि कैसे कैसे जर्मनी को मदद करना है। और ये प्लान बनाया किसने था, डॉश ने बनाया था, इसीलिए इसका नाम था डॉश प्लान। ठीक है, चलिए अब इसमें हम लोग एक और देखने वाले हैं टॉपिक, द ईयर्स ऑफ डिप्रेशन। इसमें बेसिकली हम लोग ये देखेंगे ना कि जर्मनी का जो बदहाली का मामला था ना, ये शांत नहीं हुआ, ये धीरे धीरे और बढ़ता ही चला गया। डिप्रेशन का मतलब होता है मतलब भयंकर स्थिति एकदम, और मतलब बद से बदतर। हालांकि जर्मनी तो बद से बदतर हो ही चुका था, लेकिन इसका ना मामला अभी तक मतलब यहाँ पे शांत नहीं हुआ था, ये और ज्यादा डूबता चला गया। वही हम लोग इसमें पढ़ेंगे द ईयर्स ऑफ डिप्रेशन में। The years between 1924 and 1928 saw some stability in Germany because America helped Germany to go out of the crisis by introducing the Dawes Plan, but it was not permanent. याद रखिएगा 1924 से लेकर 1928 का जो समय था, ये जर्मनी के लिए थोड़ा सा ठीक रहा समय, यानी कि इसमें जर्मनी थोड़ा सा ठीक रहा, आगे बढ़ गया। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि अमेरिका इसको क्या कर रहा था, सपोर्ट कर रहा था, थोड़ा सा पैसा भी दिया था और अपना कंपनी भी, इंडस्ट्री भी चालू कर रहा था जर्मनी में अपना यूएसए। तो 1924 से लेकर 1928 यानी कि इस 4 साल के बीच में जर्मनी अच्छा खासा रिकवर अपने आप को कर लिया था। ठीक है, कैसे किया था, डॉज प्लान के थ्रू। और ये डॉज प्लान कौन लगाया था, अमेरिका लगाया था भाई। ठीक है, लेकिन ये डॉज प्लान परमानेंट नहीं था, मतलब कि ऐसा नहीं था कि जर्मनी हमेशा के लिए डॉज प्लान का इस्तेमाल करेगा और हमेशा अपने आप को अमेरिका का सपोर्ट लेता रहेगा, ये परमानेंट नहीं था। बाद में क्या होता है, अमेरिका अपना सपोर्ट जर्मनी के ऊपर से हटा देता है। लेकिन आगे देखते हैं क्या है, जर्मन इन्वेस्टमेंट्स एंड इंडस्ट्रियल रिकवरी वेर टोटली डिपेंडेंट ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स विच वाज गिवन बाय यूएसए। यानी कि जर्मनी में जो भी इन्वेस्टमेंट हो रहे थे, इन्वेस्टमेंट मतलब
जर्मनी में, मतलब जर्मनी में जो भी फैक्ट्री लग रहे थे, कंपनी लग रहे थे, या फिर उसको जो लोन मिल रहा था, ये पूरी तरीके से किस पे डिपेंड था? जर्मनी अमेरिका पे डिपेंड था। याद रखिएगा कि जर्मनी में जो कुछ भी हो रहा था अच्छा वाला काम, फैक्ट्री लगना, कंपनी लगना, लोगों को रोजगार मिलना, ये सब किसके बदौलत हो पा रहा था? अमेरिका के बदौलत हो पा रहा था। यानी कि अमेरिका इसको सपोर्ट कर रहा था कि भैया जो वॉर में हुआ सो हुआ, हम तुमको मदद करते हैं, तुम अपने आप को अब आगे बढ़ाओ, क्योंकि तुम पूरी तरीके से तबाह हो चुके हो। तो अमेरिका ने थोड़ा सा इसको मदद किया, तो ये बहुत अच्छा रिकवर इस 4 साल के बीच में कर लिया था ये। बट दिस सपोर्ट ऑफ अमेरिका टू जर्मनी वॉज विड्रॉन when the Wall Street Exchange of America crashed in 1929। अब यहाँ पे ना थोड़ा सा ना कॉन्सेप्चुअल चीजें आपके सामने आ रहे हैं जो कि आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन हम थोड़ा सा अपना यहाँ पे समझाते हैं। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज ऑफ अमेरिका क्या है पता है? ये ना एक एरिया है अमेरिका में जहां पे पूरे के पूरे अमेरिका में जो कंपनी है उसका, जैसे ना इसको आप ऐसे समझो, चलो अमेरिका को छोड़ो, पहले इंडिया को समझो, उसके बाद आप समझ जाओगे अमेरिका का केस क्या होगा। आपको पता है कि इंडिया में बहुत सारे कंपनी है। कोई कंपनी है जो कि हेल्थ से रिलेटेड सामान बनाता है, यानी कि दवाई ये सब बनाता है। कोई कंपनी जो गाड़ी बनाता है, कोई कंपनी है जो कि एजुकेशन के फील्ड में है, कोई कंपनी जो ट्रांसपोर्ट के फील्ड में है, कोई कंपनी है जो फूड के फील्ड में है। यानी कि इंडिया में तमाम अलग अलग प्रकार के हमारे पास कंपनी है, ठीक है। और इन सभी कंपनी को मिला के तैयार होता है हमारा एक डाटा। यदि वो डाटा आगे बढ़ रहा है, इसका मतलब इंडिया ग्रो कर रहा है। यदि वो डाटा घट रहा है तो इसका मतलब है कि इंडिया हमारा नीचे जा रहा है। और ये सब का सब डाटा हमारा कौन शो करता है इंडिया में? 2 जगह है हमारा, एक है NSE और एक है BSE। समझिएगा, NSE का मतलब होता है NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और एक हमारा है BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। यानी कि ये 2 ऐसे हमारे इंडिया में बिल्डिंग है, एक तरीके से कह सकते हैं। और ये बिल्डिंग कोई प्राइवेट आदमी के द्वारा नहीं चला जा रहा है, गवर्नमेंट के द्वारा चला जा रहा है। यानी कि पहला हमारा NSE जिसको हम लोग नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं, और दूसरा हमारा BSE जिसका हम लोग नाम देते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और इसके ऊपर नज़र किसका है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नज़र है। यहीं पे पूरा डाटा है कि इंडिया ग्रो कर रहा है कि इंडिया नीचे जा रहा है। यदि आपको देखना हो कि इंडिया ग्रो कर रहा है या फिर इंडिया नीचे बैठ रहा है, नीचे जा रहा है, आपको कुछ मत देखो, आप सिंपली NSE या फिर BSE का डाटा देख लो, आपको पता चल जाएगा। यदि ये ग्रो कर रहा होगा तो इसका मतलब है कि इंडिया के सारे कंपनी ग्रो कर रहे हैं और ऑटोमेटिक हमारा इंडिया भी ग्रो कर रहा है। यदि इसमें डाटा थोड़ा सा कम दिखा रहा है, इसका मतलब है कि सारे कंपनी उतना काम अच्छे तरीके से नहीं कर रहे हैं और इंडिया हमारा धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। इसी प्रकार से अमेरिका में भी, यानी कि इंडिया में यदि आपको तरक्की पता करना हो, कहने का मतलब यह है कि इंडिया के यदि आपको डेवलपमेंट का अंदाजा लगाना हो तो आप किसका डाटा देखो? BSE का या फिर NSE का। उसी प्रकार से यदि अमेरिका का आपको डाटा देखना हो कि अमेरिका का कंपनी ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो आप किसका डाटा देखो? वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज ऑफ अमेरिका का डाटा देखो, सिंपल सा है। और इसका मतलब हो गया कि वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज ऑफ अमेरिका ऐसा जगह है अमेरिका का जहां पे अमेरिका के सारे कंपनी का क्या है? रिपोर्ट है, ठीक है। और यही धीरे धीरे क्या हो रहा था? अमेरिका का डाउन जा रहा था। देखो, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज ऑफ अमेरिका डाउन जा रहा है, इसका मतलब है कि अमेरिका बदहाली वाले सिचुएशन में है। जैसे यदि इंडिया का BSE और NSE नीचे यदि चला गया, इसका मतलब है कि इंडिया हमारा ग्रो नहीं कर रहा है। उसी प्रकार से उस समय पे क्या हुआ? वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज ऑफ अमेरिका क्या हो रहा? धीरे धीरे नीचे जा रहा था। इसका मतलब है कि अमेरिका का कंपनी धीरे धीरे बैठ रहा है नीचे और अमेरिका ग्रो नहीं कर रहा। अब जरा आप खुद सोचो कि अमेरिका धीरे धीरे डाउन जा रहा है और ये जो पैसा देता था जर्मनी को मदद के तौर पे, क्या वो अभी भी जर्मनी को पैसा देगा? नहीं। अब क्या करेगा वो? अब ये बोलेगा कि भैया जितना हमने आपका मदद किया उतना काफ़ी है, अब हम आपका मदद नहीं करेंगे, क्योंकि अब पैसा का जरूरत हमको खुद है भाई, क्योंकि हमारा कंपनी सारा क्या हो रहा है? धीरे धीरे बैठ रहा है नीचे, उतना ग्रो नहीं कर रहा है। तो अमेरिका ने क्या कर दिया? अपना सारा का सारा मदद वापस ले लिया जर्मनी से। लेकिन जर्मनी को अभी तक मदद कर कौन रहा था? अमेरिका ही कर रहा था। लेकिन जब अमेरिका खुद बदहाली वाले सिचुएशन में चला गया तो इन्होंने सारा अपना मदद वापस छीन लिया, ठीक है। खैर आगे देखते हैं क्या होता है। विद द फियर ऑफ फॉल इन प्राइसेस पीपल स्टार्ट सेलिंग देयर शेयर्स। अब यहाँ पे शेयर का बात हुआ है। शेयर का सिंपल सा मतलब होता है
कि कंपनी, जैसे देखो यहाँ पे ना आपको जानकर थोड़ा सा हैरानी होगा, हम लोग क्या बोलते हैं कि रिलायंस कंपनी किसका है इंडिया में? मुकेश अंबानी का है। बहुत गलत बात है, गलत बात है। क्यों गलत बात है बताते हैं। किसी भी कंपनी का ना कोई एक मालिक नहीं होता है। जैसे मान लीजिए, हालांकि ये बहुत बड़ा लेवल का कॉन्सेप्ट है, लेकिन आप इसको ऐसे समझो, जैसे हम बोलते हैं कि रिलायंस कंपनी मुकेश अंबानी का है, वो उसका मालिक है, नहीं, गलत बात है। उस रिलायंस कंपनी में पैसा लाखों लाख लोगों का लगा हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा पैसा किसका लगा हुआ है? वो मुकेश अंबानी का लगा हुआ है। इसीलिए हम कह देते हैं कि रिलायंस का मालिक कौन है? मुकेश अंबानी। लेकिन गलत बात है, उस रिलायंस कंपनी का पैसा लाखों लोग उसमें लगाए हुए हैं, इसी को हम लोग कहते हैं इन्वेस्टमेंट। तो क्या सारे लोग मालिक हुए? बिल्कुल सही बात है। लेकिन क्या अकेला मुकेश अंबानी को मालिक कह देंगे? नहीं, ये गलत होगा। तो जब हम किसी कंपनी में पैसा लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हम कहते हैं एक तरीके से कि उस कंपनी का हमने कुछ हिस्सा खरीद लिया, और हिस्सा खरीद लिया मतलब हमने कुछ शेयर खरीद लिया। तो अब जरा खुद आप सोचो कि कोई भी आदमी किसी कंपनी में पैसा क्यों लगाता है? बढ़ने के लिए, कि भैया कंपनी ग्रो करेगा तो ऑटोमेटिक हम जो पैसा लगाए हैं वो भी हमारा ग्रो करेगा। लेकिन जब अमेरिका का कंपनी ही अब डाउन जा रहा है, तो जितने भी लोगों ने पैसा लगाया होगा कंपनी में, वो पैसा उसका क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। तो अब इस डर से हर आदमी क्या कर रहा है? अपना सारा पैसा कंपनी से वापस निकाल ले रहा है कि मेरा पैसा डूब ना जाए। ठीक है, आगे वही बात इसमें कहा गया था कि पीपल स्टार्ट सेलिंग देयर शेयर्स। इसका सिंपल सा मतलब है कि जो भी लोगों ने कंपनी में पैसा लगाया था अमेरिका कंपनी में, वो सब लोगों ने अपना पैसा वापस लेना चालू कर दिया, क्योंकि उसको डर था कंपनी नीचे बैठ जाएगा और हमारा सारा पैसा डूब जाएगा। ठीक है, तो हर लोगों ने अपना पैसा वापस कर लिया। ऑन वन सिंगल डे 24 अक्टूबर 13 मिलियन शेयर्स वेयर सोल्ड। सोचो, ये बहुत बड़ी बात है। यानी कि एक दिन में केवल, यानी कि दिन है 24 अक्टूबर का, केवल एक दिन में 23 मिलियन शेयर सोल्ड होगा। इसका मतलब आप ऐसे समझो, सॉरी 13 मिलियन लोगों ने, आप इसको सिंपली इसे समझो कि 13 मिलियन लोगों ने अपना कंपनी से वापस क्या कर लिया? पैसा वापस कर लिया। यानी कि 13 मिलियन लोगों ने जो पैसा लगाया था कंपनी में, अलग अलग कंपनी में, उन सारे लोगों ने अपना पैसा वापस ले लिया कंपनी से। क्या बोलकर? ये बोलकर कि कंपनी डूब रहा है तो मेरा भी पैसा डूब जाएगा, इसलिए हमको अपना पैसा वापस कर दो, सिंपल। अब जरा आप खुद सोचो, जितने भी लोगों ने कंपनी में पैसा लगाया था, यदि सब लोग पैसा वापस कर लेंगे अपना, तो क्या कंपनी ग्रो करेगा? और कंपनी ग्रो नहीं करेगा तो कंट्री भी क्या ग्रो करेगा? कभी भी नहीं। हाँ, कोई भी कंट्री यदि ग्रो करता है तो वो किसके कारण से करता है? कंपनी की वजह से ग्रो करता है। ठीक है, आगे। बिटवीन 1929 एंड 1932 द नेशनल इनकम ऑफ यूएसए फेल बाई हाफ। सोचो, यानी कि नेशनल इनकम का मतलब क्या हो गया कि पूरे अमेरिका के पास जो भी संपत्ति था, मतलब जो भी पैसा था, वो घट के कितना हो गया? आधा हो गया। इसका मतलब है कि लोगों ने अपना सारा पैसा कंपनी से वापस निकाल लिया और अपने घरों में रख लिया। और डर केवल एक ही था। डर क्या था? कि मेरा पैसा डूब ना जाए, सिंपल। ठीक है, आगे। फैक्ट्रीज शट डाउन, एक्सपोर्ट्स फेल, फार्मर्स वेर बैडली हिट एंड स्पेक्यूलेटर्स विड्रॉ देयर मनी फ्रॉम द मार्केट। सिंपल सा मतलब यहाँ पे है कि अब कोई आदमी फैक्ट्री में, कंपनी में, इंडस्ट्री में पैसा लगा ही नहीं रहा है, तो क्या वो कंपनी चल पाएगा? नहीं चल पाएगा भाई, कहाँ से चल पाएगा? तो सब धीरे धीरे फैक्ट्री क्या हो गया? बंद हो गया। जितने भी एक्सपोर्ट होते थे, एक्सपोर्ट मतलब जो अमेरिका से सामान बाहर कंट्री जाता था, वो सब बंद हो गया। और जो जितने भी किसान थे, उन सबको भी बहुत नुकसान का सामना करना पड़ा, क्योंकि सबका पैसा जो है एक तरीके से कहीं ना कहीं फंसा हुआ था। ठीक है, और स्पेक्युलेटर का मतलब होता है कि वो लोग जो कि अपना पैसा मार्केट में लगाए हुए थे, यानी कि कुछ सामान खरीद के रखे थे जो कि बेच नहीं पाए, क्योंकि प्राइस हमारा ऑटोमेटिक क्या हो गया? बहुत ही घट गया। इन सब चीजों की वजह से सभी लोगों को लगभग ज्यादा का नुकसान सामना करना पड़ा। ठीक है, आगे। ये सब बेसिकली आपको क्या बता रहा है कि अमेरिका क्या बदहाली के बारे में बता रहा है, सिंपल। आगे। The effects of this depression in the US economy were felt worldwide। देखो, ये मंदी का दौर अमेरिका में आया था, लेकिन इसका जो पूरा प्रभाव था पूरे दुनिया के ऊपर देखने को मिला, क्योंकि कोई भी सामान अमेरिका के अंदर आ नहीं रहा है, कोई सामान अमेरिका से बाहर जा नहीं रहा है। तो इसका मतलब है कि हर कंट्री एक दूसरे के लिए क्या कर रहा था? मतलब प्रे कर रहा था कि भैया ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। क्योंकि जब भी कोई कंट्री नुकसान में चलता है ना, केवल उस कंट्री को नुकसान नहीं होता, बाकी कंट्री को भी नुकसान होता है। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए, एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल सबसे बढ़िया हमारा इंडिया और पाकिस्तान का। जैसे देखो, हम लोग क्या बोलते हैं कि पाकिस्तान जब बड़े सिचुएशन में चलता है, तो हम लोग बोलते हैं कि अच्छा हुआ, हमारा दुश्मन है,
खराब हो रहा है उसके साथ, लेकिन कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट इंडिया के ऊपर भी देखने को मिलता है। क्यों, बता दें इसका रीजन क्या है। हम लोग डेली ट्रेन भर भर के सामान भेजते हैं कहाँ पे, पाकिस्तान, और पाकिस्तान से बदले में क्या लेते हैं हम लोग, पैसा लेते हैं। अब मान लीजिए कि पाकिस्तान अब हमारे सामानों को खरीद ही नहीं पा रहा है, उसके पास पैसा ही नहीं है, तो क्या हम अपना सामान पाकिस्तान को बेच पाएंगे, नहीं बेच पाएंगे। और जब हम अपना सामान पाकिस्तान को बेच ही नहीं पाएंगे तो क्या हमारा इनकम बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। इसीलिए कहा गया है कि जब भी किसी कंट्री में कोई खराब सिचुएशन आता है तो उस कंट्री को तो भुगतना ही पड़ता है, साथ ही साथ बाकी सारे कंट्री को भी भुगतना पड़ता है, क्योंकि ना ही उस कंट्री में कोई सामान जा रहा होगा, ना ही वहां से बाहर आ रहा होगा, तो लगभग हर कंट्री को उसका समस्या भुगतना पड़ता है। ठीक है, वही बात यहाँ पे कहा गया था। The German economy was also worst hit by the depression in USA because Germany was dependent on USA for short-term loans। अब देखो यूएसए में जो कुछ भी हुआ उसका सबसे बुरा प्रभाव तो यूएसए पे ही पड़ा, उसके बाद किसी पे पड़ा तो हमारा जर्मनी था। इसलिए पड़ा क्योंकि जर्मनी पूरी तरीके से डिपेंडेंट किस पे था, अमेरिका पे डिपेंड था। जर्मनी ये बोलता था कि भैया पैसा हमको दो यार, तुम ही दो, मतलब कि यूएसए को बोलता था कि पैसा हमको दो तो तुम ही दो, क्योंकि दूसरा कोई मेरा मदद करने वाला है नहीं। अब जब यूएसए खुद बदहाली के सिचुएशन में है तो वो जर्मनी को कहाँ से लोन देगा भाई, तो जर्मनी को भी इसका बहुत बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ा। यानी कि जर्मनी के लिए ना मात्र 4 ही साल अच्छा गुजरा, 1924 से लेकर 1928 के बीच तक। उसके बाद फिर इसका जो भी सपोर्ट करता था अमेरिका, सब अपना पैसा वापस ले लिया अमेरिका ने। आगे, मैनी वर्कर्स लॉस्ट देयर जॉब्स, फार्मर अपना अनाज बेच नहीं पा रहा है, अनाज सड़ रहा है, फैक्ट्री बंद हो गया, कारखाने बंद हो गए, सब चीज़ बंद हो गया, तो बहुत सारे वर्कर्स अपना जॉब खो दिया, मतलब कि उसका जॉब पूरी तरीके से तहस नहस हो गया, सबका जॉब चला गया। अबाउट 6 मिलियन पीपल वेयर अनएम्प्लॉयड एट दैट टाइम इन जर्मनी। सोचो, यानी कि उस समय पे लगभग जर्मनी में 6 मिलियन लोग बेरोजगार थे, यानी कि 60 लाख लोग लगभग बेरोजगार थे। आप जरा खुद अंदाजा लगाओ कि तुरंत वॉर के बाद का सिचुएशन है, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ही का सिचुएशन है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कितने लोग मारे होंगे, पहला बात तो ये हमारा बहुत सारे लोग मारे गए होंगे, जर्मनी का पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली हाफ हो गया होगा, पहला बात। दूसरा बात, 6 मिलियन लोग अभी भी बेरोजगार हैं। कहने का मतलब है कि जर्मनी पूरी तरीके से बदहाली के सिचुएशन से चल रहा था। ठीक है, आगे, ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ जर्मनी मैन स्टैंड विथ प्ले कार्ड्स अराउंड देयर नेक्स सेइंग विलिंग टू डू एनी वर्क। सोचो, जर्मनी के लोग, खास करके नौजवान लोग, अपने गले में ना एक पट्टा बांध लिए थे और उस पट्टे में एक साइन बोर्ड टंगा हुआ था, मतलब कि एक बोर्ड टंगा हुआ था, उस बोर्ड में लिखा हुआ था कि विलिंग टू डू एनी वर्क, मतलब कि हम कोई भी काम करने के लिए तैयार हैं, बस आप हमको काम दो। ये केवल ये दर्शा रहा है कि लोग बेरोजगार हैं और वो किसी भी काम को करने के लिए राजी हैं। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। तो वो लोग अपने गले में एकदम पट्टा एगो बांध लिए थे, उसमें एगो बोर्ड टांग लिए थे और बोर्ड में लिखा हुआ था कि आप जो काम करवाना चाहते हैं करवा लीजिए, बस हमको आप काम दे दीजिए और काम के बदले में कुछ पैसा दे दीजिएगा, क्योंकि हमारा घर परिवार नहीं चल पा रहा है। ठीक है, आगे, अनएम्प्लॉयड यूथ प्लेड कार्ड्स। जो अनएम्प्लॉयड यानी कि जो बेरोजगार लोग थे और खास करके युवा लोग, वहाँ का नौजवान लोग, दिन भर ताश खेलते रहते थे, कोई काम ही नहीं था, ताश खेलते रहते थे और सिंपली सेट एट स्ट्रीट कॉर्नर, और सड़क का जो गली मोहल्ला का चौराहा होता है बेसिकली, वहाँ पे लोग जाके बैठते थे, अपना गप्पे लड़ाते रहते थे, बस कोई काम धाम था नहीं इन लोगों को। मैंने यूथ टू क्रिमिनल एक्टिविटीज बिकॉज दे वर अनएम्प्लॉयड। सोचो, बहुत सारे यूथ तो क्रिमिनल एक्टिविटी पे उतर आया, मतलब कि किसी को किडनैप करना, किसी को डराना धमकाना, पैसा वसूल लेना, इस प्रकार का। ये सब क्यों कर रहे थे, एक ही वजह है, पैसा, सिंपल। ठीक है, आगे, उसके बाद है द इकोनॉमिक क्राइसिस इन जर्मनी क्रिएटेड डीप एंजाइटीज एंड फियर्स इन पीपल। अब इतना बदहाली का सिचुएशन आ गया था जर्मनी में कि लोगों को ना पूरी तरीके से डर हो गया था, मतलब ये घबरा गए थे पूरी तरीके से, अब क्या होगा हमारा। पहला बात तो यहाँ पे ना, यदि आप सारी चीज़ों को एक बार में कनेक्ट करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जर्मनी वाकई में बहुत खराब सिचुएशन में था। पहला बात तो अनाज का प्राइस बहुत बढ़ गया था। दूसरा बात, जो हमारा करेंसी था वहाँ का, उसका वैल्यू बहुत घट गया था और सारे फैक्ट्री उक्ट्री बंद हो गए, लोगों के पास रोजगार नहीं है, तो ऑब्वियस ही बात है लोग खाएगा क्या भाई, कुछ नहीं। तो पूरी तरीके से एकदम ये लोग फंस चुके थे। आगे, द मिडिल क्लासेस, सैलरीड एम्प्लॉयज एंड पेंशनर्स saw their savings diminish when the currency lost its value। यानी कि जो मिडिल क्लास के लोग थे या फिर जो सैलरी पे काम करने वाले लोग थे या फिर जो पेंशनर थे, पेंशनर मतलब जिसको बैठा के केवल पेंशन मिलता है ना बूढ़े लोगों को खास करके,
हाँ रिटायर्ड जो हो चुके हैं उनको पेंशन जो मिलता था उनका भी धीरे धीरे पूरा सेविंग जाता हुआ दिख रहा था। क्यों सेविंग जाता हुआ दिख रहा था? रीजन बड़ा साफ है कि करेंसी का अपना वैल्यू खो चुका था, है ना, और लोग बहुत ज़्यादा पैसा दे के अपना कुछ खरीद पा रहे थे, तो जितना भी इसका सेविंग था पूरी तरीके से गायब हो रहा था। आगे, small businessmen, self-employed and retailers also suffered because their businesses totally ruined। यानी कि बड़े बड़े बिजनेसमैन से लेकर छोटे छोटे लोग भी पूरी तरीके से तहस नहस हो गए थे, क्योंकि सबका बिजनेस लगभग तबाह हो गया था अमेरिका के अंदर। ठीक है, आगे, these sections of society were filled with fear of proletarianization। इसका मतलब होता है कि an anxiety of being reduced to the ranks of the working classes। कहने का मतलब यहाँ पे है कि जो भी हमारे वर्किंग क्लास थे, वर्किंग क्लास मतलब काम करके पैसा कमाते थे और अपना घर परिवार चलाते थे, इन सब का अचानक रैंक घट गया। रैंक घटने का मतलब है कि इन सब का जो पूरा पैसा वैसा था, जो दबदबा पहले हुआ करता था, पूरी तरीके से घट गया, क्योंकि इसका सारा पैसा खत्म हो गया भाई, और सारा चीज पैसे पे होता है। पैसा है तो आप राजा हैं, पैसा नहीं है तो आप कुछ नहीं है। ठीक है, इस तरीके से यानी कि सभी लोग पूरी तरीके से डरे हुए थे, बेरोजगार हो चुके थे, मतलब कोई सहारा इसके पास अब नहीं बचा था। आगे देखते हैं क्या होता है। Peasants were also affected because of the fall in agricultural prices। अब जो किसान थे खास करके वो भी बुरी तरीके से एकदम फंसे हुए थे। क्यों फंसे हुए थे? क्योंकि इन्होंने अनाज तो उपजा लिया, लेकिन उस अनाज का कोई भाव ही नहीं है मार्केट में, कोई खरीद ही नहीं रहा है, तो कहां से इसका घर परिवार चलेगा। Women were unable to fill their children's stomach because everything was expensive। और यहाँ पे देखो दो यहाँ पे समस्या है। पहला बात तो ये कि अनाजों का जो प्राइस है कहीं कहीं पर बहुत कम है, तो कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा है। कहीं पर इतना कम है कि अनाज लोग बेच तो रहे हैं लेकिन उसको पूरा पैसा नहीं मिल पा रहा है। कहीं पे इतना ज़्यादा है कि माँ अपने बच्चों को पेट भरने के लिए दूध नहीं खरीद पा रही है। सोचो, ये भी बड़ा बदहाली का सिचुएशन था वहाँ पे। पॉलिटिकली टू द वेमार रिपब्लिक वॉज फ्रेजाइल। अच्छा बताओ, जब ये सब चीज़ चल रहा था तो पावर किसके हाथ में था? वेमार रिपब्लिक के हाथ में पावर था। ठीक है, अब क्या वेमार रिपब्लिक भी कुछ कर पा रहा है? कुछ नहीं कर पा रहा है। क्या जर्मनी के सिचुएशन को वेमार रिपब्लिक सुधार पा रहा है? नहीं सुधार पा रहा है। पहला बात तो वेमार रिपब्लिक कुछ कर ही नहीं पा रहा है। दूसरा बात, लोगों का जो आशा था वेमार रिपब्लिक के प्रति कि हाँ ये कुछ अच्छा करेगा, वो आशा भी खो चुका है। ठीक है, आगे, द वेमार रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन हैड सम इनहेरेंट डिफेक्ट्स। इनहेरेंट का मतलब होता है शुरू से ही, शुरुआत से ही। यानी कि वेमार रिपब्लिक जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, याद कीजिए, जब वेमार रिपब्लिक पावर में आया था तो उन्होंने अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में शुरुआत से ही कुछ दिक्कत था, जिसके ऊपर कभी भी वेमार रिपब्लिक ने काम नहीं किया, और कभी भी जर्मनी की सिचुएशन को सुधारने के लिए वेमार रिपब्लिक ने कोई काम नहीं किया। अब इसमें क्या डिफेक्ट थे भाई, जरा देख लेते हैं वेमार रिपब्लिक के कॉन्स्टिट्यूशन में। फर्स्ट डिफेक्ट वाज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। इट मीन्स द गवर्नमेंट बाय कोलिजन because it was impossible task for the Weimar Republic to form government on its own। पहला जो डिफेक्ट था इसके कॉन्स्टिट्यूशन में वो था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का। इसका मतलब है कि जो गवर्नमेंट बना था ना वेमार रिपब्लिक का, वो अकेले से नहीं बना था, वो कोलिजन से बना था। कोलिजन मतलब दूसरे छोटे छोटे पार्टी को आपस में मिला के बना था। क्यों? क्योंकि वेमार रिपब्लिक अपने आप में इतना सक्षम ही नहीं था कि वो अपना गवर्नमेंट खुद से बना सके, और जब आपके पास पूरा सपोर्ट नहीं होता है गवर्नमेंट बनाने का, तो आप क्या करते हैं? कोलिजन की तरफ जाते हैं, यानी कि गठबंधन का सरकार करते हैं। ठीक है, यानी कि लोगों छोटे छोटे पार्टी को आपस में मिलाते हैं और फिर गवर्नमेंट को तैयार करते हैं आप। ठीक है, तो पहला हमारा यही समस्या था इसमें। दूसरा, सेकंड डिफेक्ट वो आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 क्या था जरा देखो, विच गेव द प्रेसिडेंट द पावर्स टू इम्पोज इमरजेंसी, सस्पेंड सिविल राइट्स एक्सेट्रा। वहां का जो कॉन्स्टिट्यूशन था जर्मनी का, आर्टिकल 48 कहता था कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 48 कहता था कि प्रेसिडेंट के पास जो पावर है ना, एकदम अनलिमिटेड पावर है, और वो क्या कर सकता है, अपने कंट्री में इमरजेंसी लगा सकता है। इमरजेंसी का मतलब होता है कि ऐसा कानून लगा दो जिसका पूरा कंट्रोल किसके हाथ में रहेगा? प्रेसिडेंट के हाथ में रहेगा। और ये कानून केवल वहां पे नहीं, इंडिया में भी आज है। यानी कि इंडिया में यदि प्रेसिडेंट अपना नियम लगा दे इमरजेंसी, तो पूरा का पूरा देश बंद हो जाएगा। बंद मतलब एक भी सड़क पे रोड आदमी कुछ नहीं दिखेगा। इमरजेंसी का मतलब भी होता है एकदम आपातकालीन घोषित कर दो। इसका मतलब होता है कि कोई भी आदमी सड़क पे नहीं दिखना चाहिए। और एक समय इंडिया में भी ये चीज लगा था, कांग्रेस लगाया था। इसके बारे में कभी मौका मिलेगा तो आपको बताएंगे। यानी कि इंडिया के अंदर एक बार इमरजेंसी लगाया गया था कांग्रेस पार्टी के द्वारा। ठीक है,
खैर आगे देखते हैं। तो आर्टिकल 48 जो था कॉन्स्टिट्यूशन का, कहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन का, जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता था कि प्रेसिडेंट के पास अनलिमिटेड पावर है, जो इमरजेंसी भी लगा सकता है, किसी का सिविल राइट भी सस्पेंड कर सकता है। मतलब कि जो हम लोग कहते हैं ना सिविल राइट, मतलब राइट टू स्पीच, राइट टू फ्रीडम, राइट टू रिलीजन, ये सब भी वो खत्म कर सकता है। आगे in 239 days the Weimar Republic saw 20 different cabinets, yet the crisis could not be managed। सोचो, यानी कि 239 दिन के अंदर वेमार रिपब्लिक के अंदर 20 बार सरकार बदला। सोचो, कहने का मतलब यह है कि 20 बार उथल पुथल किया गया। उथल पुथल का मतलब है कि कभी ये पावर में रहेगा, कभी वो पावर में रहेगा, कभी ये प्रेसिडेंट बनेगा, कभी ये प्रेसिडेंट बनेगा। इस प्रकार का कितने बार किया गया? 20 बार किया गया। लेकिन कोई भी आदमी जर्मनी के सिचुएशन को बदल नहीं पाया। सोचो सोचो, मतलब इतना 20 बार कैबिनेट चेंज हुआ। कैबिनेट मतलब मिनिस्टर ये सब बदले गए 20 बार, लेकिन एक बार भी कोई जर्मनी के बदहाली को बदल नहीं पाया। ठीक है, आगे पीपल लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन द डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द वेमार रिपब्लिक। अब देखो, जो वेमार रिपब्लिक था ये तो लोगों ने चुना था, जो हम लोगों ने पढ़ा था कि लोगों ने वोट दिया था तब जाकर वेमार रिपब्लिक हमारा बना था। लेकिन वेमार रिपब्लिक जो लोगों ने चुना था किस आशा से? इस आशा से कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो भी हमारा नुकसान हुआ उसका पूरा रिकवर करने का जिम्मेदारी कौन लेगा? वेमार रिपब्लिक लेगा। यानी कि वेमार रिपब्लिक को लोगों ने इसलिए चुना था क्योंकि लोगों को ये विश्वास था कि वेमार रिपब्लिक जर्मनी को अच्छे रास्ते पे लेके आ सकता है। लेकिन क्या वेमार रिपब्लिक ने जर्मनी को अच्छे रास्ते पे लेकर आ पाया? कभी नहीं ले पा रहा। तो अब लोगों को क्या चाहिए था? लोगों को चाहिए था दूसरा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यानी कि हाँ, क्योंकि इनको साफ दिख रहा था कि यार हम लोगों ने जो चुन के गवर्नमेंट बनाया वो तो बड़ा निकम्मा निकला, वो कुछ नहीं कर पाया। तो अब जर्मनी के लोगों को क्या चाहिए? एक दूसरा गवर्नमेंट चाहिए, यानी कि कुछ अलग तरीके का इसको अब गवर्नमेंट चाहिए। और ये अलग तरीके का गवर्नमेंट कौन लेकर आता है? हिटलर लेके आता है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि नाउ दे वांटेड अनदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब जो जर्मनी के लोग थे वो चाहते थे कि जर्मनी के अंदर एक नया गवर्नमेंट बने, एकदम अलग तरीके का हो, और इसी का फायदा कौन उठाता है? हिटलर उठा लेता है। अब देखो, अगला जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक ही आपका है हिटलर्स राइज टू पावर। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम आपको बता देना चाहते हैं कि हिटलर जो पावर में आ पाया वो 2-3 वजह से ही आ पाया। अच्छा, वो रीजन क्या थोड़ा सा हम अगले वाले क्लास में बता देंगे, क्योंकि फिर से वहां पे हमको बताना ही पड़ेगा। तो अगला टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा हिटलर्स राइज टू पावर। तो ये सब जो अब सिचुएशन देख रहे हैं कि लोगों का मन क्या हो चुका है, अब बदल चुका है। उनको लग रहा है कि अब हमको डेमोक्रेटिक मतलब पार्लियामेंट्री वाला नहीं चाहिए सरकार कि हम चुनेंगे वो काम करेगा, नहीं, क्योंकि हमने एक बार करके देख लिया है कोई काम नहीं करता वो। अब हमको क्या चाहिए? एक नया फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहिए। यानी कि लोगों का विचार क्या हो चुका है? बदल चुका है। और इसी विचार को पूरा कौन कर देता है? हिटलर कर देता है, जो कि हम लोग अपने अगले वाले क्लास में पढ़ेंगे। तो अगला टॉपिक हमारा होगा हिटलर्स राइज टू पावर। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।